दोस्तों नमस्कार। आशा है कि आप अच्छे होंगे, आपका दिन खुशी से बीते। इसी के साथ इस वीडियो को हम शुरू करते हैं। दोस्तों, एक हमारे टिप्पणी करते थे कि आपकी साउंड ठीक नहीं है, आपकी आवाज़ ठीक नहीं है, साउंड ट्रैक करो। तो ये इनकी लोगों की चालें होती हैं कि जो संदेश है वो हिंदू बनकर आ रहे थे, लालू प्रसाद के नाम से बनकर आ रहे थे। तो वो चाह रहे थे जो हम सच्चाई बता रहे हैं, इस सच्चाई पर ये कोशिश कर रहा था साइकोलॉजिकल वो व्यक्ति कि हम सच्चाई ना बताएं कि हमारी साउंड ठीक नहीं है। साउंड ट्रैक ठीक नहीं है तो तुमको कैसे पता? तुम हर वीडियो में यही बोलते हो कि साउंड ठीक नहीं है, साउंड ठीक नहीं आ रही। तो सब लोग हमारी वीडियो पर कमेंट कर रहे हैं तो उनको साउंड नहीं ठीक आ रही। तो मैंने उनको यही सलाह दी है, अपने कान का ऑपरेशन कराएं, कान की मशीनें लगवाएं, आपको सब कुछ समझ में आने पड़ेगा। ये आपकी या तो मनोवैज्ञानिक समस्या है या कोई आपको हियरिंग या सुनने की क्षमता की प्रॉब्लम है। तो आप अपने ईयर का चेकअप कराएं तो आपको सब समझ में आने लगेगा। बाकी इस तरह के लारे लपे ना रखें कि आपका इस तरह के साउंड ठीक नहीं है, साउंड ठीक नहीं है। तुम्हारी साउंड ठीक है या नहीं है ये सब हमको पता है कि आपका जो दिमाग ठीक नहीं है। आपके दिमाग में घुस ही नहीं रहा है कि तुम्हारा नकली अल्लाह है, नकली पैगंबर है और ये पैगंबर पूरी दुनिया में फसाद और दंगा करने के लाया है। ये आपके दिमाग में नहीं घुस रहा है, लालू प्रसाद के नाम से आओ या किसी के भी नाम से आओ। तो दोस्तों, आज हम साबित करेंगे कि जो कुरान का अल्लाह है झूठा है। कुरान के अल्लाह को ज्ञान नहीं है। कुरान का अल्लाह मानव निर्माण कैसे हुआ वो नहीं बता सकता, क्योंकि अब साइंस की खोजों ने ये महसूस कर दिया है और ये सत्य किया है। ये जो कुरान का अल्लाह है वो ABCD नहीं जानता, वो एक काल्पनिक अल्लाह है, एक झूठा अल्लाह है। और ये मोहम्मद ने अपने दिमाग की उपज था जो अल्लाह गढ़ा। और ये पैगंबर नबी भी मोहम्मद भी झूठे पैगंबर हैं, क्योंकि पैगंबर इस तरह की हरकतें नहीं करता जो दूसरों की औरतों को लूटे, दूसरों की औरतों के साथ बलात्कार करे और करवाए भी। इस तरह पैगंबर नहीं हुआ करते। पैगंबर का एक दर्जा होता है, एक ओहदा होता है। पैगंबर वो होता है जो दुनिया की भलाई के लिए पैदा हो। ऐसा कोई पैगंबर हो ही नहीं सकता जो पूरी दुनिया में गदर खराब फसाद पैदा कर कर चला गया हो और जिसकी वजह से करोड़ों लोगों का कत्ल हो गया हो, जिसकी वजह से करोड़ों गैर मुस्लिमों का कत्ल हुआ हो और जिसकी वजह से करोड़ों औरतों के बलात्कार हुए हों, चाहे वो हिंदुओं के हों, चाहे यहूदियों के हों, चाहे ईसाई के। इस तरह का ये पैगंबर नहीं होता है। अगर कोई इसी को अपना पैगंबर मानता है तो जहनी तौर पर बीमार है और अपने दिमाग का इलाज कराए, क्योंकि हमारे मुस्लिम भाइयों को तो वास्तव में पैगंबर की पता ही नहीं कि पैगंबर किस तरह का व्यक्ति था। वो पैगंबर को एक बहुत ही जहीन तरीन और बहुत ही अच्छा आदमी मानते हैं, जबकि वास्तविकता ये है कि पैगंबर ना अच्छा था, ना उसका करैक्टर अच्छा था। वो पीडोफाइल था, वो छोटी बच्चियों के साथ बलात्कार करता था, जैसे कि आयशा के साथ किया उसने 6 साल की उम्र में। नुपुर शर्मा ने भी यही बोला, पर ये कायर डरपोक बीजेपी के लीडर नुपुर शर्मा का बचाव करने में असमर्थ रहे, क्योंकि जो आचार्य रजनीश ने भी कहा है कि सबसे निकृष्टतम निम्न कोटि के लोग ये होते हैं पॉलिटिकल लोग, इनका करैक्टर सिर्फ वोटों तक सीमित रहता है और इंसानियत की बात ये जानते नहीं। और यही वजह है कि आज बहुत सारे नेताओं की भर्त्सना होती है और उनकी सरेआम बेइज्जती होती है। उसका बायस यही है कि झूठे फरेबी और मक्कार ज़्यादातर इसमें होते हैं। ये मोदी जी को देखना चाहिए कि जब नूपुर शर्मा ने जो बोला, जो इनकी हदीसों में लिखा, फिर आपने मोदी जी क्यों मौन धारण कर लिया, आप क्यों मौनी बाबा बन गए? अब आप तो ईडी का अटैक करा दो, मेरे तो सारा खाता नंबर 1 में आता है। जो किताबें लिखता हूँ उसकी रॉयल्टी भी 1 नंबर में, जो सरकार पेंशन देगी उसकी भी 1 नंबर में, और जो मुझे फंड मिला वो भी 1 नंबर में, और जो हमारा किराया आता है मकान का वो भी 1 नंबर में आता है। खाते में हम मंगाते हैं। तो ईडी और सीडी यहाँ चलने वाली नहीं है, कोई टेप रिकॉर्डर नहीं है जो हम बच जाएंगे। वैसे भी हमारे RSS के आदमी रहे और बीजेपी के भी रहे हम व्यक्ति, लेकिन आपको समझना चाहिए। और बीजेपी के अंधभक्तों को मैं कहना चाहता हूँ कि हम अंधभक्त मत बनो, भक्त बनो, क्योंकि हम तो कुरान की पोल खोल रहे हैं। बीजेपी का कौन सा आदमी कुरान और कुरान की आइडियोलॉजी को ये कहने का साहस रख सकता है? ये पैगंबर मोहम्मद एक पीडोफाइल था, पैगंबर मोहम्मद एक रॉबर था जो काफिले लूटा करता था। ये आपकी औकात नहीं है। तो ये कहना कि हिंदुओं की रक्षक बीजेपी है, ये सगुफा अपने दिमाग से रख लो। हिंदुओं की अपनी रक्षा खुद करनी है। बीजेपी जैसे कायर लोगों का समूह हिंदुओं की रक्षा नहीं कर सकता। ये वक्फ बोर्ड जो हटा रहे हो तुम, इसलिए हटा रहे हो, हिंदुओं का दबाव है तुम्हारे ऊपर, वरना तो तुम कभी भी ना हटाते। तुम मोदी जी कन्हैया लाल की हत्या के बारे में एक शब्द नहीं बोले। वैसे तो छोटी छोटी बातों पर शब्द बोलते हैं। वहाँ उस हत्यारे जिसने हमारे हिंदू राजा की बेटी का अपहरण किया, उसकी मजार पर आप छाता तंबू तान कर वहाँ चादर चढ़ाने चले जाते हो, जिसको कि ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती कहते हैं। ये सूफी संत भी उसी तरह से जहर से भरे हुए लोग हैं जिस तरह के इस्लाम का पैगंबर मोहम्मद जहर से भरा हुआ था।
क्योंकि ये लोग भी उसी इस्लाम को फॉलो करते हैं जो गैर मुस्लिमों को कत्ल करने की बात कहता है। ये कुरान की आयतों में सीधी सीधी। तो आज हम ये साबित करेंगे, कुरान की आयतें तो हम बताते ही रहते हैं, ये साबित करेंगे कि जो अल्लाह था उसको पता ही नहीं था, ABCD नहीं आती थी, तो मानव का विकास कैसे हुआ। देखिए, पृथ्वी आज से 6.5 अरब साल, इतिहास को भूवैज्ञानिक कई वर्गों में, खंडों में बांटते हैं। इन्हें कल्प यान, देखिए कल्प और यान से तो कोई मतलब नहीं, आपको बहुत ज़्यादा टेक्निकल हो जाएगा, आप समझ नहीं पाएंगे। तो हम सिर्फ ये बता देते हैं कि किस तरह से मानव का विकास हुआ। जीवाश्मों का निर्धारण, तो मानव के विकास के बारे में बताएं कि इंसान कैसे बना। इंसान वैसे नहीं बना जैसे कि मोहम्मद साहब ने लोगों को उल्लू की लकड़ी पकड़ा दी कि आदम की औलाद है, हव्वा की औलाद है। अरे एक आदम नहीं बना था, एक इंसान नहीं बना था, सैकड़ों हजारों जोड़े एक साथ डेवलप हुए। और जो कपीज, जो एपीज हैं, चिंपन, गिब्बन, गोरिल्ला, ओरंगटाउन, इनके जो निकट थे, जिनका DNA मिलता था, उससे मानव का विकास हुआ है। तो आइए मानव कैसे बना हम बताते हैं। ये 3-4 बार में कंप्लीट होगा, चैप्टर बहुत लंबा है। तो देखिए, मानव विकास के प्रमाण जीवाश्म है। मनुष्य विकास का प्रत्यक्ष प्रमाण है उसके जीवाश्म, यानी उसकी हड्डियां कब की हैं, कितनी पुरानी हैं। और हड्डियों की आयु का जो विवरण है वो कार्बन डेटा से होता है। कार्बन डेटा मतलब कार्बन जो डेटा होता है, रेडियो एक्टिविटी से पता लगता है कि ये हड्डियां कितनी पुरानी हैं। तो देखिए, अब वानरीय प्राइमेटों, यानी जो वानर नहीं थे, हम बंदर से नहीं बने, हम चिंपैंजी से नहीं बने, उसके निकटतम संबंधी जो वानरीय प्राइमेट से, जो चिंपैंजी, गिब्बन, गोरिल्ला, ओरंगटाउन जो क्या मिलते हैं, उसके निकट संबंधी से बनाते हुए। अल्लाह को तो ABCD नहीं आती। तो ये देखिए, सबसे पहले आया था पैरापिथेकस। इस जीव का पता मिस्र में पर्याप्त अल्प नूतन कल्प के केवल जबड़ों द्वारा ही लगा, इसके जबड़े पाए गए। यद्यपि इसका एक दंत सूत्र आधुनिक मानवाकार कपियों के समान था, तथापि जबड़े की बनावट अभी भी टर्सियर जैसी थी, जो उसके टर्सियर जैसे पूर्वज के वंशावत होने की संकेत करती है। इसका जो जबड़ा था, बनावट टर्सियर जैसी थी, लेकिन मानवाकार कपियों के समान था। कपी कौन से, बंदर नहीं, जो चिंपैंजी, गिब्बन, गोरिल्ला और वो हैं, चिंपैंजी, गिब्बन, गोरिल्ला, ओरंगटाउन, तो उससे ये मानव बना है। और इनका अल्लाह कहता है कि एक आदम से मानव बना, यानी कि झूठ पर झूठ बोले जा रहे हैं लोग, और हमारे मुस्लिम भाई इसको मानते हैं। तो फिर मूर्ख कौन हुआ। अल्लाह के नाम पर सिर्फ लोग मुसलमानों को ठगा गया। ना कोई अल्लाह था और ना कोई ये आदम था। आदम तो है ही नहीं। अगर सनातन वैदिक धर्म में लिखा है कि मनु की औलाद है, एक मनु की औलाद है, तो वो भी झूठ है। अगर हजारों जोड़ों की औलाद है, जिसको मनु को मानव कहते हैं हिंदी में, जो कि हम हैं, तब ये मान सकते हैं कि विकास सर्वांगीण था और बहुत हजारों जोड़ों से हम इंसान पैदा हुए। उसके बाद हुआ था प्रोप्लैक्टिथेकस। प्रोप्लैक्टिथिकस का भी मिस्र के अल्प नूतन युग में पर्याप्त एक जबड़े द्वारा ही पता लगता है। अमूनतः ये छोटा गिब्बन के बराबर था और मानवाकार की दिशा में पेरिथोपेकस में एक क्षण आगे था। ये गिब्बन जो आजकल का गिब्बन मिलता है, ये उसके बराबर था। और थोड़ा यार पास कर ले, थोड़ा दूर हो रहा है। हाँ अब सही है, इसको इधर लाएंगे, अब आएगा। जी, मानव का विकास कहाँ पहुँच गया भाई, मानव का विकास, हाँ जी, फिर वो पहुँच गया। इसको दबा दिया गया, रुको ये हटाना पड़ेगा यहाँ से। चलो ऐसे रख लेते हैं इसको। यार सारा ही लफड़ा ही, जब तक इसको सही जगह नहीं मिलेगी ये ऐसे करता रहेगा। चल भाई आप करते हैं। उसके बाद हुआ था ड्रायोपिथेकस, जो तीसरा मानव था। ड्रायोपिथेकस के मध्य न्यूतन युगीन मीसाजोइक पीरियड में जीवाश्म प्राचीन संसार के कई भागों में प्राप्त हुए हैं। इसके मोटर तीत, ये चौड़ दंग, तो जो इंसाइजर होते हैं हमारे, कैनाइन होते हैं फाड़ने वाले, इंसाइजर से, और मोलर तीत, मोलर जो डाढ़ होती है, प्रोमोलर शुरू के दांत होते हैं और मोलर होते हैं बाद के दांत, काफ़ी तेज से, और ये बात मनुष्य में पाई जाती है। फिर ड्रायोपिथेकस बने,
फिर लिम्नोपिथेकस बने, पूर्वी अफ्रीका के मध्य न्यूतन युगीन मीसोजिक पीरियड समझ लीजिए। जीवाश्म वर्तमान गिब्बन से काफ़ी मिलता जुलता है, एक जो बानर है, और ये चिड़ियाघर में मिलता है। दिल्ली के चिड़ियाघर में होगा, लखनऊ के में होगा, कलकत्ते में, जहाँ जहाँ चिड़ियाघर हैं, जो बच्चे चिड़ियाघर हैं, उसमें गिब्बन जरूर पाया जाता है। मैंने भी गिब्बन को देखा, इसका मुंह लंबा तूतन की तरह होता है। गिब्बन की भांति इसके कैनाइन तीत थे जो चीरने फाड़ने काम होते हैं। बाहु यानी बाहें यद्यपि अपेक्षाकृत छोटे थे, फिर जानवरों के अनुपात में लंबे थे। बंदर के हाथ छोटे होते हैं, आदमी के हाथ थोड़े बड़े होते हैं, अथवा उन्हें वानर और मानवाकार कपी के बीच का कहा जा सकता है। यानी कि वानर और मानवाकार कपी यानी कि चिंपैंजी और बंदर से धीरे धीरे डेवलप होकर चिंपैंजी के बीच का कहा जा सकता है। फिर प्री कॉन्सल माना हुआ, देखिए प्री कॉन्सल मानो क्या हो गया यार, एकदम धक्का लगता है कि सीधे चला जाता है। प्री कॉन्सल का जीवाश्म जो है कीनिया, जो कि अफ्रीका में है। प्रारंभिक मध्य न्यूतन को भूल जाइए, मीसोजिक पीरियड कहा जाता है। प्री युग के स्तरों से प्राप्त किया जाता है। इसका मुख वानरों जैसा था, परंतु दांत प्रतिकृति मानवाकार कपियों जैसी थी, जैसे कि चिंपैंजी, गोरनगिब्बा और ओरंगुटान होते हैं। कुछ हिस्सा इसका बंदर जैसा था और किस हिस्सा चिंपैंजी जैसा था, जो कि हम मानव जो आज हैं धीरे धीरे सब रूप में आगे बढ़ रहा था। मध्य युगीन युग के कपियों में केवल ड्राइपेथेकस को ही मानव विकास की दिशा की ओर कहा जा सकता है अग्रसर, क्योंकि इसके दांतों के जो कस्पे थे, जो दंतार्थ का प्रतिरूप यद्यपि वर्तमान मनुष्य में तो नहीं, उनमें अवश्य पाया जाता है, जो वर्तमान मनुष्य के पूर्वज समझे जाते हैं। यदि सत्य में तनिक संचय रह जाता तो यह कि ड्रायोपिथेकस के रंधक मनुष्य, रंधक कहते हैं कैनाइन टीथ, जो चीरने फाड़ने काम कहते हैं, कहीं अधिक लंबे हैं, और मनुष्य के पूर्वज में इतने रंधक जब तक कि स्वयं मानव के इतने छोटे होते हैं संभव नहीं जान पड़ते। सच तो यह है कि मध्य नूतन युग के स्तरों में पाए जाने वाले सभी जीवाश्म के रंधक लंबे और नुकीले निकले हुए, जो मानव विकास का लक्षण नहीं है। कह रहा मानव के हमारे तो छोटे से वो होते हैं कैनाइन फाड़ने वाले। उसके बाद ओरियोपिथेकस हुआ, इसका जीवाश्म इटली में पाया जाता है, ये मनुष्य की प्रजातियां। उसके बाद ऑस्ट्रेलोपिथेकस हुआ, इसका 1924 में डॉक्टर रेमंड डार्ट को दक्षिण अफ्रीका के टॉक्स नामक स्थान से कई ऐसी खोपड़ियां प्राप्त हुई जो मानवाकार थीं, यानी हमारी तरह थीं। डार्ट ने उन्हें ऑस्ट्रेलोपिथेकस का नाम दिया, और ऑस्ट्रेलोपिथेकस का अर्थ है दक्षिण में पाए जाने वाला कपी। तो ऑस्ट्रेलिया का नाम इसी से दक्षिण दिशा में है, आप देखते हो। अतः इसका ऑस्ट्रेलिया देश से कोई संबंध भी नहीं है। लेकिन 1936 में दक्षिणी अफ्रीका के डी स्टफर फाउंटेन नामक स्थान से रॉबर्ट ब्रूम ने ऑस्ट्रेलोपिथेकस के अन्य जीवाश्म अत्य नूतन युग के ऊपरी स्तरों से प्राप्त किए। और उसके बाद हुआ फिर होमो हैबिलस, पूर्वी अफ्रीका में टेंगानिका स्थान से, टेंगानिका की एक झील है आपने देखा होगा, तो टेंगानिका नाम है से स्थान से होमो हैबिलिस नामक कुछ विकसित मानव आकृति के जीवाश्म प्राप्त हुए। इसके आविष्कर्ता थे एलद एसट विस्ट लीके, पीड विटटोबियास तथा जे.आर. नेपियर। इस मानव की लंबाई 4 फुट और हाथ अधिक विकसित थे, जो उपकरण और झोंपड़ी बना सकते थे। ये होमो हैबिलिस और उसकी क्षमता की ओर संकेत करता है। उसकी कपाल गुहा का आयतन लगभग 680 घन सेंटीमीटर था, और हमारी कितनी है 1200 से 1400 क्यूबिक सेंटीमीटर। तो अभी भी ये जो है मानवों के हिसाब से बहुत कम विकसित थे, बुद्धि में कम विकसित थे। जब किसी व्यक्ति का दिमाग उसके शरीर की तुलना में जो ब्रेन कैविटी मस्तिष्क अगर बड़ा होता है, वो उतना ही बुद्धिमान माना जाता है। यद्यपि हाथी का दिमाग हमसे बड़ा है, लेकिन आप उसके शरीर का अनुपात देखो और दिमाग का अनुपात देखो तो उसका दिमाग हमारी तुलना में बहुत छोटा है। अगर हम हाथी के बराबर विशाल शरीर के हो जाएं तो हमारा दिमाग हाथी के दिमाग से 3 गुना बड़ा होगा, हमको ये समझ लेना चाहिए। उसके बाद है पिथेकेथ्रोपस या जावा का मानव। अब यहाँ से थोड़ा थोड़ा ये डेवलप शुरू हुआ। जावा का मानव सेना के सर्जन, यानी कि जो उनके जो डॉक्टर थे डाई यूजीन डिब्योइस को अपने विद्यार्थी काल से विश्वास था कि मनुष्य का जन्मस्थल एशिया में
संभवतः जावा में था, जो आज इंडोनेशिया में। अपनी धारणा की पुष्टि के लिए जावा गए, वहाँ के अत्यंत नवीन युग की चट्टानों से कुछ अस्थियां प्राप्त की, जिन्हें उन्होंने 1894 ईस्वी में पिथेकैंथ्रोपस अथवा जावा का मानव के नाम से वर्णित किया। इस जीवाश्म की कपाल गुहा 900 घन सेंटीमीटर थी, लेकिन आधुनिक मानव से अभी भी कम, हमारी 1200 से 1400 तक है। तो ऑस्ट्रेलोपिथेकस से अधिक और मनुष्य से कुछ ही कम थी। जांग की हड्डी इसके सीधे होकर चलने का आवाज देती है। उसके बाद हुए साइनोथ्रेपस या चीन का मानव। चीन में पीकिंग से लगभग 40 मील दूर दक्षिण पश्चिम की ओर याकुटिम नामक गांव के मीसोजोइक युग के मध्यवर्ती स्तरों के एक और मानव जीवाश्म 1927 में प्राप्त हुए, जिसे साइनोथ्रेपस या चीन का मानव कहा गया। जावा और चीन के मानवों की अत्यधिक समानताओं के कारण दूसरे को पहले की एक जाति समझा जाता था। बहुधा उसे पिथेकैंथ्रोप्स पिकेनेंसिस ये नाम है का नाम दिया जाता था। इस मानव का कपाल को आयतन 900 से 1300 घन सेंटीमीटर मनुष्य के समान थी। मैंने बताया ना 1200 1400 होती है भाई, तो 100 सेंटीमीटर का ये घन सेंटीमीटर का फर्क था। और इसमें जीवाश्मों के साथ पत्थर के अनेक औजार प्राप्त हुए। इससे उनके उद्योगों के प्रवर्चन का पता चलता है। आसपास कोयले के कण प्राप्त होते ही उनकी अग्नि तथा कई लंबी हड्डियों की घिरी दिशा में पाए जाने के कारण उनके मानव भक्षी होने का भी संकेत मिलता है। लंबी हड्डियों की चिरी दिशा में ये मानव भक्षी थे। उनके यानी कि मानवों को भी खाया जाता था। ये मानव आपस में एक दूसरे को खाते थे। फिर था हाइडलबर्ग अरे यार इंग्लिश में ठीक पड़ता है, हाइडलबर्ग मानव। ये सन 1907 में जर्मनी के हाइडलबर्ग नामक स्थान पर पाया गया और इसका जबड़ा प्राप्त हुआ, जिसके दांत वर्तमान मनुष्य के समान थे। ठुड्डी का अभाव था, ठुड्डी नहीं थी, ठुड्डी बहुत बाद में डेवलप हुई। अतः स्पष्ट है कि यह पूर्ण मनुष्य नहीं बन पाया, ठुड्डी नहीं हुई, हमारे ठुड्डी है। फिर उसके बाद है सोकांसो मानव, यह 1935 और 36 में एट्री मास्टरिन, जो इंग्लैंड के सोकास नामक स्थान पर मानव कपाल की जो पेरियटल की 2 हड्डियां प्राप्त हुई। जो इसकी पेरियटल मतलब जो भित्तिका अस्थि है, और यद्यपि इन अस्थियों की मोटाई मनुष्य की भित्तिका अस्थि से अधिक थी, तथापि कपाल गुहा का आयतन लगभग 1300 घन सेंटीमीटर मनुष्य के समान हो गया था ये। और गुहा के सांस से यह भी अनुमान लगाता है कि मस्तिष्क के धाराताल का परिवर्तन भी बहुत कुछ मनुष्य जैसा था। तो ये कहना कि आदमी 8 फुट का था, 7 फुट का था, ये सब भ्रांतियां हैं। ना कोई 7 फुट का था, ना कोई 8 फुट का। हर मानव 7 फुट और 8 फुट का नहीं था। आज भी 7 फुट और 8 फुट का एक व्यक्ति 8 फुट का तो एक इंडिया में ही है, जिनका नाम धीरेन्द्र प्रताप सिंह है, 8 फुट 1 इंच के। और सबसे लंबा आदमी सुल्तान कोसेन है, जो कि तुर्की का, वो 8 फुट 2 इंच का है। तो ये तो बहुत ही रेयर चीजें हैं। इतनी हड्डी बढ़ना। एक सबसे लंबा आदमी रॉबर्ट पर्सिंग बार्टलो था, जो 8 फुट 11.5 इंच का था, जो अमेरिका का था, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका का था। तो ये कहना रावण 10 फुट का, भीम 10 फुट के, नॉर्मल मानव 6-7 फुट के बीच में, 5 से अभी तो 4 फुट का भी छोटा मानव मैंने बताया। तो नॉर्मल जो हाइट थी 5 से 7 फीट के बीच में थी, जो आज भी रेंज करती है। उसके बाद था देखिए स्टीहाइम मानव। सन 1983 जर्मनी के स्टीहाइम नामक स्थान पर एक पूर्ण खोपड़ी प्राप्त हुई, जिसका काल स्वकंस का मानव के समान था। और इसकी जो कपाल गुहा थी, जो हमारी इनकी ब्रेन कैविटी थी, 1000 घन सेंटीमीटर थी। और जबड़े बहुत कुछ मनुष्य जैसे थे, लेकिन 1000 सेंटीमीटर का मतलब ये भी बुद्धि में कम था। अब आया जो अभी हमें जो टॉप के मानव थे, वो था नियर्थल मानव। नियर्थल मानव सन 1856 में जोहेन कार्ल फ्लोरेट नामक स्थान पर मानव जीवाश्म प्राप्त हुआ, जिसे नियर्थल मानव का नाम दिया गया। बाद में लगभग 100 ऐसे ही जीवाश्म संसार के अन्य भागों, फ्रांस, बेल्जियम, इटली, रोडेशिया, मध्य एशिया, चीन और जापान में मिले। यद्यपि नियर्थल के मानव होने में अब तनिक भी संदेह नहीं है। ये बिल्कुल प्रूव हो गया था कि इंसान हमारी जैसा ही था। फिर भी इसके सदर्श अस्थियों वाले चेहरे से पुस्ता का ही भास होता है। भौं की अस्थियां, उभरी जबड़े, यद्यपि दांत संवरता मनुष्य के समान, और ठुड्डी नहीं थी इनकी, ठुड्डी का अभाव था। इनमें से कुछ ऐसे भी गुण थे जो वर्तमान मनुष्य से नहीं मिलते, जैसे कपाल गुहा के आयतन 1600 घन सेंटीमीटर, ये आज के मनुष्य से बड़ा था। नियर्थल जो मानव था, निएंडरथैल मानव जो था, आज के मानव से उसका विकास
क्रेनियम का विकास बड़ा था, उसका 1600 सेंटीमीटर था, जबकि आज के आदमी का 12 से 1400 होता है। और चरण दंत गुहिका का बड़ा होना था। जो चरण दंत थे, जो चबाने काम करते हैं, जिनको मोलर्स और प्रीमोलर्स कहते हैं, इतना ही नहीं, उनके जो लिम्ब बोन थी, मोटी टेढ़ी मेढ़ी बोडोल थी, वह हड्डियां इनकी टेढ़ी मेढ़ी थी, जिससे लड़खड़ा कर चलते थे। आपने देखा हड्डियां टेढ़ी होने पर किस तरह का चलता था। ये इनकी चाल इस तरह की टेढ़ी मेढ़ी संभवतः परिस्थितियों की वजह से थी कि ये पहाड़ी इलाके में रहते थे, उबड़ खाड़ में रहते थे, पेड़ों पर चढ़ना और ऊंचे नीचे टीलों पर निवास करना। ये तो शहर तो डेवलप हुए, इनको प्लान करके बनाया गया। तो मानव की हड्डियां उसी हिसाब से टेढ़ी मेढ़ी थी, जिससे लंगड़ा कर चढ़ा करते थे, और उनकी हड्डियां उनके आवास और विकास की वजह से टेढ़ी मेढ़ी हो गई थी। अथवा एक और जहाँ इनमें मनुष्य के अनेक गुण थे, दूसरी ओर कई बड़ी भिन्नताएं भी थी। अर्थात नियंडरथल मानव को मनुष्य विकास की मुख्य शाखा केवल उद्भ्रांत उपशाखा ही मान सकते हैं। अंतिम युग हिम युग में जब बर्फ पड़ गई पृथ्वी पर, डायनासोर के बाद जो उल्का पड़ा, इस मानव के अवशेषों का न मिलना संकेत करता है कि मनुष्य के आगमन पर या तो नष्ट कर दिए गए या संस्करण हाइब्रिडाइजेशन द्वारा उसी के परिवार में विलीन हो गए, यानी कि उसी में मिक्स हो गए। जैसे बहुत सी जातियाँ मिक्स हो जाती हैं, एथेनिक ग्रुप्स, डीएनए वाले नहीं। तो फिर नियंडरथल सदर्श अन्य अफ्रीकी एशियाई मानव कहते। सन 1921 में उत्तरी रोडेशिया का नाम शायद अब जिम्बाब्वे रख दिया है, जाम्बिया और जिम्बाब्वे। उत्तरी रोडेशिया को शायद जिम्बाब्वे कहते हैं और दक्षिणी रोडेशिया को जाम्बिया कहते हैं। पहले इनको रोडेशिया कहा जाता था। 1931-32 में जावा की सोलो नदी के पास से और सन 1953 में सल्दाना अफ्रीका से मानवाधिकार खोपड़ियाँ प्राप्त हुई, जिन्हें क्रिमस, रोडेजिया, सोला और सल्दाना मानवों का नाम देते हैं। ये सभी मानव अपने अधिकांश लक्षणों में नियंडरथल मानव सदृश थे। यद्यपि कपाल गुहा, जो ब्रेन हमारी कैविटी से मस्तिष्क रहता है आयतन में, वे नियंडरथल से कम अर्थात मनुष्य दर्श थे। जो मनुष्य 1200-1400 है और नियंडरथल मानव का था 1600 क्यूबिक सेंटीमीटर। उपयुक्त उपलब्धियों से पता चलता है कि नियंडरथल मानव का विस्तार विस्तृत था। अब उसके बाद आते हैं क्रो-मैग्नन मानव। तो दोस्तों, ये एक तो पहली कड़ी थी, वीडियो लंबा हो जाएगा। कल हम क्रो-मैग्नन मानव के बारे में बताएंगे, जो कि अब प्राय नष्ट हो चुके हैं, और उनकी एक शाखा नष्ट होगी और दूसरी शाखा से हम डेवलप हुए हैं, जिसे होमो सेपियंस कहा जाता है। तो ये कहना कि ये अल्लाह ने दुनिया बनाई, ये अल्लाह ने मानव बनाए, सब झूठ और बकवास है, पाखंड है। तो क्योंकि ये दुनिया जो जैव विकास बना है, ये मूक रूप से हुआ, इसने किसी ने शोर नहीं मचाया। और कुरान के अल्लाह ने कान खा लिए लोगों के, शोर मचा दिया, पागलपन हो गया कि मैं काफिरों को, ये मुसलमान है, ये काफिर हैं। आप समझते हो इस तरह मानव का निवास हो। मनुष्य में जब बुद्धि नहीं थी, उसको क्या पता था कि मुसलमान है, हिंदू है। जब तो धर्मों का आविष्कार ही नहीं हुआ था, इन कल्ट का आविष्कार ही नहीं हुआ था, तो जो भी कहता है हम एक मानव या मनु की औलाद हैं, या जो कहता है हम जीसस की औलाद हैं, फलाने ढिमकाने की औलाद हैं, यहोवा की औलाद हैं, ये सब झूठ, फॉल्स, फैब्रिकेटेड है। और इस्लाम का अल्लाह दुनिया का बनाने वाला नहीं है। निश्चित तौर पर मज़े की बात है, जब हमने प्रूव कर दिया इस्लाम का अल्लाह दुनिया बनाने वाला नहीं है, तो अल्लाह है ही नहीं, तो ये किताब कहाँ से आ गई? ये कुरान जो हमेशा लोगों को परेशान करती है, फसाद पैदा करती है, तो ये भी सब झूठ और पाखंड है। ये इनके ईमान का हिस्सा है, ये इनके दिमाग का हिस्सा नहीं है, ये इनके ईमान का हिस्सा है, इनका सिर्फ बिलीफ है। और ये बड़ा डिसेप्टेड है, धोखेबाजी वाला। और ये जब बिलीफ, ये बहुत खतरनाक हो जाता है जब कुरान का अल्लाह गैर मुस्लिमों को कत्ल करने का आदेश देता है, तो किस तरह भाईचारा होगा भाई? ये सुबह हमने वीडियो डाला था कि हिंदू गुजर, मुस्लिम गुजर, क्या भाईचारा हो सकता है? जब अल्लाह इतना डिसेप्टेड है, इतना बॉस ऑफ द फैचर है, यानी छल कपट का सरदार है, उसका पैगंबर भी जो छल और कपट का सरदार है, तो भाई आप कितने लोगों को मारोगे? तो ये हम लोगों की कमजोरी है कि इस जो इस्लामिक जो विचारधारा है, जो राक्षसी प्रवृत्ति लोगों पर नापती है, उसके खिलाफ हम सरेंडर कर रहे हैं। तो हमारा अस्तित्व भी उस तरह ही खत्म हो जाएगा जैसे क्रो-मैग्नन मानव का अस्तित्व खत्म हुआ। तो इस्लाम तो आज मानव जाति को खत्म करने की दिशा में है। इस्लामोफोबिया सच में है, कोई इस्लामोफोबिया नहीं है। इस्लाम पूरी दुनिया को विनष्ट करने के कगार पर है। हमको सबको इकट्ठा होकर इसके साथ लड़ना पड़ेगा, नहीं तो हमारी आगे वाली नस्लें बच जाएंगी।
तो कल हम बताएंगे क्रो-मैग्नन मानव से आज का जो मानव है होमो सैपियंस का कैसे उद्भव हुआ। हमने ये यहाँ साबित करने की कोशिश की है कि जो इस्लाम में जो मनुष्य की संरचना बताई है जो आदम हव्वा से, ये बहुत बड़ा झूठ है। और जब ये झूठ है तो झूठ को सच्चाई को साबित करने में सच्चाई है। तो कोई ब्लेसफेमी क्या है जब तुम्हारी सच्चाई। और जो सबसे बड़ी किताब जो गंदी किताब है जो ब्लेसफेमी पैदा करती है, लोगों नफरत फैलाती है, वो कुरान है। तो मेरे पाकिस्तानी मुस्लिम भाइयों, आप इस सच्चाई को समझो। ना कोई काफिर होता है, ना कोई मुसलमान होता है, सब इंसान इंसान होते हैं। और अगर तुम्हारा अल्लाह तुम्हारा पैगंबर लोगों को काफिर करके कत्ल करता था, अगर तुम उसको अपना पैगंबर मानते हो तो ये आपका शर्म का विषय होना चाहिए। लेकिन आपकी अज्ञानता है, आप ऐसे व्यक्ति को एक महान व्यक्ति बना चुके हैं जो न सिर्फ कातिल था बल्कि काफिलों को लूटता भी था और पीडोफाइल था, जो छोटी बच्चियों से शादी कर कर जिस तरह से आयशा के साथ उन्होंने शादी की। तो ये था मानव विकास की पहली कड़ी। कल हम इसको ख़त्म कर देंगे। चैप्टर अगर लंबा हुआ तो 3 में जाएगा। तो इसी के साथ हम इस वीडियो को विराम देते हैं। वंदे मातरम, जय हिंद।